नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद का मॉनसून सत्र इसी महीने शुरू हो रहा है और किसी और सत्र के बारे में पिछले 12 सालों में शायद ही इतनी चर्चा हुई हो जितनी इस मॉनसून सत्र की हो रही है। उसकी वजह यह है कि सरकार 2/3 बहुमत जुटाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। पार्टियां टूट रही हैं, अलग अलग धड़ों में बंट रही हैं और किसी भी पार्टी में जा रही हों, सब एनडीए का समर्थन कर रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुकी है और सेशन शुरू होगा जब संविधान संशोधन विधेयक आएंगे, पेश होंगे, तब उसके पास 2/3 बहुमत होगा, जो पिछले विशेष सत्र में नहीं था, जिसके कारण महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद में गिर गया था, लोकसभा में गिर गया था। उसके बाद फिर राज्यसभा में ले जाने का मतलब नहीं था। अब इस सत्र की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि ये महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक तो आना ही है। सरकार 2029 से पहले, भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि ये कानून बन जाए और 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में और उसके बाद जब भी विधानसभा के चुनाव हों तो विधानसभाओं में मिल जाए। ये सुनिश्चित करना चाहती है पार्टी, इसके लिए ये काम हो रहा है। दूसरा काम जो होना है वो है डिलिमिटेशन का। पिछली बार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो था संविधान संशोधन का, उसके साथ ही डिलिमिटेशन का भी विधेयक आया था, उस पर भी सहमति नहीं बनी, तो इसलिए सरकार ने उसको फिर पेश ही नहीं किया। उसमें सबसे ज़्यादा, कांग्रेस के अलावा सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया था दक्षिण के दलों ने, और उसमें भी डीएमके ने। सवाल यह है कि अब डीएमके का क्या रुख होगा। डीएमके को और दक्षिण के दलों को की सारी चिंता ये है, अगर नई जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन होगा और उसके आधार पर सीटें तय होंगी, क्योंकि वो जो फ्रीज लगा हुआ था 1971-72 से वो ख़त्म हो रहा है। 1971 के बाद ये तय हुआ था कि डिलिमिटेशन तो होगा, लेकिन आबादी में वृद्धि के आधार पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, उनकी भौगोलिक सीमा बदली जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ज़्यादातर क्षेत्रों में जो चुनाव क्षेत्र हैं उनमें मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ा अंतर ना हो। तो भौगोलिक परिवर्तन हुए और उसके अलावा मतदाताओं की संख्या में हेरफेर किया गया। अब जो है सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। एक तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही हैं, तो लगभग 850 सीटें कुल हो जाएंगी लोकसभा की। राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी। पिछले बिल के समय ही सरकार ने ये मौखिक आश्वासन दिया था दक्षिण के राज्यों को कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी। लेकिन दक्षिण के राज्यों, खासतौर से फिर कह रहा हूँ डीएमके को एतराज़ था कि बिल में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। अब सरकार जो नया संशोधित विधेयक लेकर आएगी उसमें ये लिखित रूप से होगा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि जो उत्तर भारत की पार्टियां हैं, खासतौर से 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करेगी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें ना बढ़ें? तो इसलिए विरोध करना विपक्ष के लिए कठिन हो जाएगा। भाजपा डीएमके से भी बात कर रही है, डीएमके और कांग्रेस का नाता टूट चुका है, तो अब डीएमके जो भी कांग्रेस कहेगी उसके विरोध में होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो डीएमके का समर्थन भाजपा को मिल सकता है। दो परिस्थितियां हैं, या तो डीएमके सपोर्ट करेगी इस बिल का, या कम से कम भाजपा की मदद के लिए एब्सटेन करेगी, और उसकी जो शिकायतें हैं, उसकी जो डिमांड है वो पूरी होने के बाद उसके लिए विरोध करना और मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का टूटना, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों का टूटना, और जो इस तरह की टूट फूट हो रही है उसके बाद जो संख्या बढ़ रही है एनडीए की, उसके बाद ये संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि सारे संविधान संशोधन विधेयक मानसून सत्र में जो भी पेश होंगे वो पास हो जाएंगे। लेकिन इनकी चर्चा तो बहुत हो रही है, एक संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा नहीं हो रही है।
वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। जो महिला आरक्षण विधेयक था वो 131वां था, उससे पहले ये विधेयक आया था। इसको फिर जेपीसी को भेज दिया गया था। अब उम्मीद की जा रही है 20 जुलाई से पहले जेपीसी इस पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। तो इस बिल में है क्या? वैसे आपको इस बिल के लिए अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देना चाहिए। संविधान जब बन रहा था तो संविधान निर्माताओं को ये कल्पना भी नहीं थी कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति किसी गंभीर आरोप में जेल जाएगा और वो अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर देगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल गए जब शराब घोटाले में, तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो जेल से सरकार चलाने का तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जेल जाने पर मुख्यमंत्री को या मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसका भी प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, संविधान में जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि जेल जाने पर आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, हालांकि बाद में दिया, लेकिन जेल जाने पर नहीं दिया और जेल से सरकार चलाने की असफल कोशिश भी की। उसके अलावा डीएमके के मंत्री थे सेंथिल बालाजी, वो जेल गए, वो इस्तीफा देने से उन्होंने मना कर दिया। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके आधार पर उसके बाद जो है उनका इस्तीफा हुआ। तो इस तरह से सरकार के सामने समस्या थी, देश के सामने बल्कि समस्या थी। अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसे पद पर बने रहने देना चाहिए? तो सरकार एक विधेयक लेकर आई कि कानून बना देते हैं कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक इसमें शामिल कर लिया प्रधानमंत्री को भी, अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में, जिस आरोप में कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो, उसमें जेल जाता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। उसको उससे इस्तीफा मांगने की या उसको इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो पद रिक्त माना जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने इस कानून में, प्रस्तावित कानून में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल कर लिया, तो विपक्ष के पास बोलने का ज़्यादा मौका नहीं था। लेकिन विपक्ष वो क्या जो बोले ना, विपक्ष ने कहा ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। दूसरी बात कही कि यह असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक है या नहीं, इसका फैसला तो केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जब ये विधेयक कानून बनेगा और इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, तब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये संविधान सम्मत है या नहीं। तो वो मामला तो बाद का है, अभी तो कानून के बनने का है। तो अभी कानून बनने का मतलब है कि सारे भ्रष्टाचारियों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। खास तौर से मंत्री और मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अगर वो लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं, और 30 दिन इसलिए रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक नहीं कई बार का फैसला है, बेल जो है नियम है और जेल अपवाद है। तो जो न्यायिक व्यवस्था बनी है इस समय, 30 दिन में अगर आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनमें अदालत ये नहीं मानती कि प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बनता है, तो आपको 30 दिन के अंदर बेल मिल जाएगी। बेल मिल गई 30 दिन के अंदर, तो आपको पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 30 दिन तक लगातार आप जेल में रहते हैं, तो आप जिस पद पर हैं वो पद स्वतः रिक्त मान लिया जाएगा। तो अब कोई नया अरविंद केजरीवाल, नया बाला सेंथिल पैदा नहीं होगा। जो बात संविधान निर्माताओं ने विवेक पर या नेताओं की नैतिकता पर छोड़ दिया था, उस पर अब कानून बनने जा रहा है। और पूरी उम्मीद है कि इस मानसून सत्र में ये पास हो जाएगा। ये भी संविधान संशोधन विधेयक है, इसके लिए भी 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी, और इसका भी विरोध विपक्ष के ज़्यादातर दल कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आखिर क्यों बचाना चाहते हैं विपक्षी दल, इन भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाना चाहते हैं? या तो वो उन्होंने मान लिया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में केवल विपक्षी नेता या विपक्ष की सरकारों में जो मंत्री, मुख्यमंत्री हैं वही जाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये मान ली है कि सदा सर्वदा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी। ये दोनों स्थितियां जो है संभव नहीं है। कोई भी पार्टी हमेशा सत्ता में नहीं रह सकती।
सत्ता में परिवर्तन तो होगा ही, सवाल कब का है। और वो परिवर्तन कब होगा ये तय करेगी इस देश की जनता, इस देश का मतदाता। कोई पार्टी नहीं तय करती कि कब सरकार बदलेगी, मतदाता तय करता है कि सरकार कब बदलेगी और बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो संसद का मॉनसून सत्र देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को सामने लाने वाला है। ये जो 3 मुद्दों की मैंने बात की, एक महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, दूसरा डिलिमिटेशन का विधेयक और तीसरा जो है इसको आम बोलचाल की भाषा में पीएम-सीएम विधेयक कहा जा रहा है। इन तीनों के कानून बनने के बाद विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दों का और अकाल होने जा रहा है, क्योंकि एक बार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। इसी से विपक्ष डरा हुआ है। इसलिए विपक्ष जानता है कि ये होना है, लेकिन वो चाहता है कि जितना टल सके टाला जाए। कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कानून न बनने पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कटिबद्ध है कि हर हाल में 2029 से पहले ही नहीं, बल्कि इसी मॉनसून सत्र में ये विधेयक कानून का स्वरूप ले ले, संसद से ये विधेयक, तीनों विधेयक पास हो जाए। और उसकी संभावना जो है दिन पर दिन जिस तरह से एनडीए के प्रति समर्थन बढ़ रहा है, उससे सुनिश्चित होती जा रही है कि ये विधेयक पास होंगे और फिर कानून बनेंगे। और उनके आधार पर जो परिवर्तन होगा वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना, डिलिमिटेशन में सीटों का बदलना, सीटों का बढ़ना, यानी अभी जो सीटें हैं, अभी जो चुनाव क्षेत्र बने हुए हैं, जो गढ़ बने हुए हैं बहुत से नेताओं के या सांसदों विधायकों के, वो सब टूटने वाले हैं। नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, कुछ मर्ज होंगी, कुछ कहीं से कटकर कहीं जाएंगी। तो पूरा जो पॉलिटिकल मैप है वो नए सिरे से निर्धारित होने जा रहा है। इसी परिवर्तन का डर विपक्ष को सता रहा है। कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि 2009 में सीटें नहीं बढ़ी थी, लेकिन डिलिमिटेशन से भौगोलिक क्षेत्र बदला था चुनाव क्षेत्रों का। उसका फ़ायदा उठाया था कांग्रेस पार्टी ने। अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाजपा इसका फ़ायदा उठाएगी। कांग्रेस की सीटें 62-63 बढ़ गई थी 2004 की तुलना में 2009 में। 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डरी हुई कांग्रेस है। उसको लग रहा है कि उसका जो हाल अभी है उससे और बुरा होने वाला है 2029 में। इसलिए संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने का इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।